हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। सर वाइंडिंग अप का पार्ट 2 वीडियो है ये। वीडियो पार्ट 1 जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और आपको जो नोट्स है दोस्त वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वो लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च करो द रैंकर्स वे। द रैंकर्स वे सर्च करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा क्या, मेरा चैनल, और वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सर हम अभी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये वीडियो एकदम स्पेसिफिकली दिसंबर 21 वाले अटेम्प्ट के लिए है। आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है ना, जो आज तक एग्जाम में आई नहीं है, वो तो मैं छूंगा भी नहीं बिल्कुल भी। और जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। फटाफट मेरी बात सुन लो सर। हम पढ़ने वाले पार्ट 3। पार्ट 1 को हो गया अपना कवर। पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं जिसमें सेक्शन 324 में आपको नहीं बताने वाला हूं। वो बस इतना कहता है कि भैया जितने भी आपके पास अभी आपने सारे असेट सेल कर दिए तो आपको लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है। तो लाइबिलिटीज जो भी आप एक्सेप्ट करोगे ना, वो प्रूफ के बेसिस पे एक्सेप्ट करोगे, बिना प्रूफ के एक्सेप्ट नहीं करोगे। उतना ही लिखा है सर, पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 325 वैसे भी ओमिटेड है। 326 सुपर इंपॉर्टेंट सर, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है अगर कुछ तो वो है सर 326। क्या है सर 326? 326 सुनो। अब आपने सारे असेट्स बेच दिए। अब सारे असेट्स बेच दिए तो आपको पेमेंट भी तो करने पड़ेंगे ना। तो पेमेंट जो है वो आप एक सीक्वेंस में करोगे। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कोई भी पेमेंट कर रहे हो। इन्होंने सीक्वेंस बताया है सर। इन्होंने सीक्वेंस 2 सेक्शन में बताया है। सबसे पहले इन्होंने बताया 327 में बताया कि इन सीक्वेंस में पेमेंट कर देना। लेकिन फिर इन्होंने होशियारी मार के 326 बनाया, जहां पे बोला कि भैया 327 के सीक्वेंस के भी पहले तुम 326 का पेमेंट कर देना। 327 के भी पहले 326 का कर देना। तो 327 में उन्होंने प्रेफरेंशियल पेमेंट बताया, 326 में उन्होंने ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट बताया। तो सर अगर मैंने मेरे सारे असेट्स बेच दिए और असेट बेच करके मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए का पैसा आया है, तो वो 1 करोड़ रुपए किसको दूंगा मैं? तो लॉ कहता है सर सबसे पहले 326 को देना, फिर 327 को देना, फिर बचे हुए लोगों को देना। 326 क्या है सर? ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। क्या कहता है सर, अगर एक कंपनी का वाइंडिंग अप होता है ना तो दोस्त, सबसे पहले किसका पेमेंट करना पड़ता है? वर्कमैन लोगों का। वर्कमैन मतलब वो सर जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, छोटे मोटे लोग जो होते हैं जिनका खाना डिपेंडेंट होता है कमाई पे, उन लोगों को सबसे पहले पेमेंट करना। लेकिन ऐसा नहीं कि वर्कमैन का सारा पेमेंट क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला कि पिछले 2 साल में इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, सर जिस दिन आपका वाइंडिंग अप का पिटीशन फाइल हुआ है ना, जिस दिन आपका वाइंडिंग अप हुआ है ना ऑर्डर, उसके 2 साल पहले तक जितना भी आपका वर्कमैन का ड्यूज है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट। जैसे जैसे असेट सेल हो रहे हैं उसके पैसे आपको 30 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहला है वर्कमैन ड्यूज एक्सक्लूडिंग पेमेंट फॉर डेथ। सर एक सेकंड रुक जाओ, आपको ये पढ़ाने के पहले ना मैं एक बार वर्कमैन ड्यूज का डेफिनेशन समझा देता हूं, क्योंकि वर्कमैन ड्यूज आपको समझना जरूरी है। सर वर्कमैन ड्यूज क्या होता है? वर्कमैन ड्यूज मतलब वो पैसे जो वर्कमैन को ड्यू है। किस चीज के पैसे ड्यू हो सकते हैं सर वर्कमैन को? एक तो जो उन्होंने नॉर्मल वेजेस किया, जो काम किया उसका वेजेस, या फिर जो भी काम किया उसकी सैलरी, या फिर जो भी कंपनसेशन उनको काम का बनता है, एक तो वो ड्यू हो सकता है। तो उन्होंने लिखा सर ऑल वेजेस और सैलरीज इंक्लूडिंग वेजेस पेबल फॉर टाइम वर्क, पीस मील वर्क, कुछ भी पैसे। दूसरा, अगर कोई हॉलिडे रेम्यूनरेशन है, मतलब सर जो लीव इनकैशमेंट होता है ना, अगर उनका कोई हॉलिडे रेम्यूनरेशन है वो भी अक्रू हो गया तो वो भी पे करना होगा, वर्कमैन ड्यूज होता है। तीसरा होता है सर कोई अमाउंट जो उनको ड्यू है एज अ कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन किस बात का सर? अगर उनकी डेथ हो गई या उनका डिसेबलमेंट हो गया तो उसके लिए जो कॉम्पनसेशन ड्यू है वो भी वर्कमैन ड्यू में आता है। और फोर्थ सर, कोई भी पैसा जो वर्कमैन के बिहाफ में आपको पीएफ में, पेंशन फंड में, ग्रेचुटी फंड में, या फिर किसी भी और फंड में जो वर्कमैन के वेलफेयर के लिए बना है वहां पे जमा करना होता है, तो वो पैसे भी वर्कमैन ड्यू में आते हैं। 4 चीजें वर्कमैन ड्यू में आती है सर: बेसिक सैलरी, हॉलिडे रेम्यूनरेशन, डेथ या डिसेबलमेंट का पेमेंट, और पीएफ, पेंशन फंड और ग्रेचुटी का पेमेंट। अब लॉ कहता है भैया वर्कमैन ड्यूज पूरा मत पे करना, जो उनका बेसिक और जो हॉलिडे रेम्यूनरेशन बनता है ना, सिर्फ वो पिछले 2 साल का पेमेंट करना सबसे प्रायोरिटी पे विद इन 30 डेज फ्रॉम द सेल्स ऑफ असेट। कॉम्पनसेशन और जो ग्रेचुटी वगैरह का पेमेंट होता है वो मत करना। उसके बाद इन्होंने बोला 2 और पेमेंट होंगे जो विच विल रैंक पारी पासु। आई विल नॉट एक्सप्लेन टू यू नाउ व्हाट इज पारी पासु बिकॉज यू नो ऑलरेडी नो दैट पारी पासु मतलब इक्वली रैंक्ड। तो 2 और हैं सर जो पारी पासु रैंक होंगे। एक है जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन अदर देन जो हमने ऊपर पे कर दिया, ऊपर जो पे कर दिया उसके अलावा वर्कमैन कॉम्पनसेशन। और दूसरा, अगर एक सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपने असेट्स रियलाइज कर लिए हैं तो सर उसको ये दोनों में से जो भी अमाउंट लोअर है ना वो दे देना। अगर एक सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपने असेट रियलाइज कर लिए हैं तो जितना एक तो शॉर्टफॉल हुआ है, सच डेट्स ड्यू टू सच सिक्योर्ड क्रेडिटर एज कुड नॉट बी रियलाइज्ड बाय हिम। मतलब सर एक सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक क्रेडिटर ने मेरे को 100 करोड़ रुपए दिए थे, उसको मैंने सिक्योरिटी दिया था बदले में, तो वो क्या हो गया? सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब उसने वो प्रॉपर्टी जो मैंने उसको सिक्योरिटी में दिया था उसको बेच के मान लो सिर्फ 90 करोड़ ही कुड रिकवर, देन द रिमेनिंग 10 करोड़ विल बी कवर हियर। सो इधर दैट
और द अमाउंट ऑफ वर्कमैन्स पोर्शन इन सिक्योरिटी, सर उसके सिक्योरिटी में जितना भी वर्कमैन का पोर्शन है वो इन दोनों में से जो भी लोअर है ना वो उसको यहाँ पे पारी पासु विद द वर्कमैन ड्यूज जाएगा। मतलब दोस्त सुनो, सबसे पहले जो भी पैसे आएंगे ना उसमें से वर्कमैन का पिछले 2 साल का जो भी कॉम्पनसेशन, बेसिक कॉम्पनसेशन और अक्रूड रेम्यूनरेशन है वो दे देना, उसको डेथ या डिसेबलमेंट का कॉम्पनसेशन मत देना। उसके बाद वर्कमैन ड्यूज है, उसके बाद दो चीजें एक साथ रैंक करेगी, वर्कमैन ड्यूज और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जितना अनरियलाइज्ड पोर्शन है या फिर जितना अमाउंट उसका उसकी सिक्योरिटी में वर्कमैन का होता है। सर अब वर्कमैन का पोर्शन क्या होता है एक परफेक्ट तरीके से इन्होंने एग्जांपल से समझाया, ये एग्जांपल एक्ट में भी कवर्ड है। सुनो, अगर अगर आपको वर्कमैन को 1 लाख रुपए देने हैं और अगर आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर को 3 लाख रुपए देने हैं, मतलब टोटल कितना देना है सर 4 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वर्कमैन को और 3 लाख रुपए सिक्योर्ड क्रेडिटर को। अब सर सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास एक सिक्योरिटी है, मान लो एक मेरा प्रभा देवी में फ्लैट है, वो उसके पास प्रॉपर्टी रखा हुआ है, तो वो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है ना, मान लो सिक्योरिटी की वैल्यू 1 लाख रुपीज है, तो सवाल ये है कि उस सिक्योरिटी की जो जो एक लाख रुपए की सिक्योरिटी उसके पास है उसमें वर्कमैन का पोर्शन कितना है। तो लॉ कहता है अभी रेशियो क्या है 1 लाख इज टू 3 लाख, मतलब 1:3 का रेशियो है, तो जो सिक्योरिटी है ना उसमें भी वर्कमैन का पोर्शन 1:3 रहेगा। दोस्त एक बार मेरे साथ ये पढ़ लो, द वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी इज 1 लाख, 1 लाख की सिक्योरिटी उसके पास रखी हुई है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज इज 1 लाख, वर्कमैन को भी 1 लाख देना है एंड द अमाउंट ऑफ ड्यू फ्रॉम द कंपनी टू इट्स सिक्योर्ड क्रेडिटर इज 3 लाख, वर्कमैन को 1 लाख देना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर को 3 लाख देना है और सिक्योरिटी कितने की 1 लाख की। द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट कितना होता है दोनों को मिला के 1 लाख प्लस 3 लाख 4 लाख होता है। द वर्कमैन पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटी इज देयरफॉर 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दैट इज 25,000। सर जो सिक्योरिटी की वैल्यू 1 लाख था ना उसमें वर्कमैन का पोर्शन क्या है, वर्कमैन का डेट वर्सेस टोटल डेट 25,000 का वर्कमैन पोर्शन आता है। सर ये जरूरी है। अब सुनो सर, वो सिक्योरिटी 1 लाख रुपए की है, अब वो सिक्योरिटी मान लो अगर सिक्योर्ड क्रेडिट अगर लिक्विडेटर के पास आ जाती है और लिक्विडेटर को उस सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता है सेल करने के पहले, और मेंटेनेंस में मान लो 10,000 का खर्चा हुआ, तो सर वो जो 10,000 का खर्चा है ना वो भी वर्कमैन और सिक्योर्ड क्रेडिटर उसी रेशियो में बेयर करेंगे, 1:3 के रेशियो में 2,500 वर्कमैन शेयर करेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर 7,500 शेयर करेगा। सर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2017 में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसमें ये क्वेश्चन आ गया था कि भैया सिक्योर्ड क्रेडिट लिक्विडेटर ने कॉस्ट इनकर किया है उस सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए, कितना कॉस्ट था सर 10,000, उसको किस रेशियो में शेयर करेंगे। तो सर अगर कंपनी लिक्विडेटर 10,000 इनकर करता है ना टू प्रिजर्व द सिक्योर्ड एसेट, देन द कॉस्ट शैल बी बोर्न इन द फॉलोइंग मैनर। क्या आपको समझा सर? ये एग्जांपल जो मैंने यहां पे डाला है उसको छोड़ दो, कोई लोड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, सुनो मेरी बात। सर 326 हो गया ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट, मतलब सबसे पहले तो ये पेमेंट कर देना। 327 क्या है सर? 327 कहते हैं प्रेफरेंशियल पेमेंट, मतलब ओवरराइडिंग को सबसे पहले पे कर देना, उनके बाद इन लोगों को पे कर देना, उनके बाद अगर कोई बचेगा तो पे कर देना। 327 में कौन है प्रेफरेंशियल पेमेंट? इसके लिए एक डेट जानना जरूरी है सर, रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट क्या होता है? अगर एक कंपनी में प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है तो जिस दिन प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ वो डेट, या फिर अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर सीधा आ गया तो वाइंडिंग अप ऑर्डर का डेट, दोनों में से जो भी डेट है वो रेलेवेंट डेट होगा। अब आप रेलेवेंट डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पहले आप देखोगे कौन से ड्यूज हैं और उसको अकॉर्डिंगली पे करोगे। सबसे पहले इन्होंने बोला सरकार को पे कर देना कि भैया देखो इन्होंने क्या लिखा है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू 326, मतलब 326 पहले देख लेना, एंड सब्जेक्ट टू रिटेंशन एज मे बी नेसेसरी फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब सर 326 के बाद इन्होंने बीच में एक और चीज घुसा दिया, इन्होंने घुसा दिया कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। इन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप पहले आप होल्ड कर लेना और उसके बाद 327 का प्रेफरेंशियल पेमेंट करना। 327 में कौन कौन आता है मेरे दोस्त? सबसे पहला आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सर? सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी का कोई भी रेवेन्यू, टैक्सेस या ड्यूटीज अगर होंगे तो उसको कितना पीरियड का सर? जिंदगी भर का दे दे क्या? नहीं, लॉ ने बोला सिर्फ पिछले 12 महीने का, जिस दिन आपका रिलेवेंट डेट है उसके पहले 12 महीने में जितना भी ड्यूज है ना उसको पहले क्लियर करो। 12 महीने से पुरानी चीजें भूल जाओ अभी। ये तो हो गया सरकार का पहले। उसके बाद इन्होंने बोला भैया ऊपर आपने वर्कमैन को तो देख लिया, लेकिन वर्कमैन तो वो हो गए जो बेसिक वेजेस लेते हैं। एम्प्लॉइज का क्या सर? जो बड़े बड़े एम्प्लॉइज हैं, तो उन्होंने बोला एम्प्लॉइज को भी वेजेस या सैलरी जितनी देनी है पिछले 12 महीने में ना, 12 महीने से कोई भी 4 महीना उठा लो, 4 महीने से ज्यादा की सैलरी मत देना। और वेजेस और सैलरी इज ड्यू फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ विद इन द 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर द रेलेवेंट डेट आरडी इंक्लूडिंग वेजेस पेबल फॉर पीस। वही चीजें लिखी है। मतलब सर एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम 4 महीने की सैलरी मिल सकती है इस प्रेफरेंशियल पेमेंट में, बाकी सैलरी सर नॉर्मल पेमेंट में चला जाएगा। थर्ड, ऑल अक्रूड हॉलिडे रेम्यूनरेशन बिकमिंग पेबल टू एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का भी जो अक्रूड हॉलिडे
रेम्यूनरेशन है। चौथा, जो भी कंट्रीब्यूशन सर पिछले 12 महीने में पेबल था किसको, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को, ईएसआईसी एक होता है सर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, उस एक्ट के अंडर कोई भी पिछले 12 महीने में जो भी पेबल था ना वो पे कर दो। और सर उसके अलावा कॉम्पनसेशन फॉर डेथ और डिसेबलमेंट कोई भी पीरियड का हो उसको तुरंत पे करो। और सर all sums due to any employee for the PF or GF or any other fund, गर्लफ्रेंड नहीं है सर, ग्रेचुटी फंड, पेंशन फंड के रिलेटेड या कोई भी और फंड से रिलेटेड अगर पेमेंट ड्यू है, एंड द एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेल्ड अंडर 213 216, सर अगर लिक्विडेटर के रिपोर्ट के बेसिस पे कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है ना तो उस इन्वेस्टिगेशन का एक्सपेंस सबसे पहले पे होगा। ये सारे प्रेफरेंशियल पेमेंट है दोस्त, मेरी एक बात समझ लो, ये सीक्वेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, ये इक्वली रैंक पेमेंट है, मतलब ये सारे इक्वली रैंक करेंगे, पारी पासू रैंक करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले गवर्नमेंट को पे करोगे फिर एम्प्लॉय को। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, इफ यू हैव सफिशिएंट फंड टू पे ऑल ऑफ देम विल बी पेड इन फुल, बट इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट फंड टू पे ऑल ऑफ देम, देन ऑल ऑफ देम विल बी पेड इक्वली रैंक्ड, मतलब प्रोपोर्शनेट पेमेंट होगा। सर सुनो, याद करना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या, गवर्नमेंट का रेवेन्यू टैक्सेस और सेस। दूसरा, एम्प्लॉइज का पिछले 12 महीने, जो गवर्नमेंट का ड्यूज है वो भी 12 महीने का, पिछले 12 महीने का। एम्प्लॉइज का पूरा 12 महीने का नहीं सर, पिछले 12 महीने में 4 महीने का मैक्सिमम पे करोगे। उसके बाद अक्रूड हॉलिडे रेम्यूनरेशन, उसके बाद पिछले 12 महीने में ईएसआईसी को, इंश्योरेंस का कोई पेमेंट करना है, उसके बाद डेथ और डिसेबलमेंट का अगर कोई पेमेंट करना है विदाउट एनी लिमिट, ग्रेचुटी पीएफ का विदाउट एनी लिमिट, और इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट। दोस्त एक बार मेरे साथ देख लो क्या लिखा है सर, जी से गवर्नमेंट हो गया, जी से गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पे ई से एम्प्लॉई हो गया, हॉलिडे रेम्यूनरेशन एच हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया आई, आपका डेथ से रिलेटेड कॉम्पनसेशन हो गया, और उसके बाद जीएफ का ग्रेचुटी फंड्स का पेमेंट हो गया, फंड्स का पेमेंट हो गया, और इन्वेस्टिगेशन का पेमेंट हो गया। गेहिड एफआई GEHIDFI, सॉरी, चलो रिवीजन लेक्चर है सर, इसमें अभी कुछ नहीं बनाते, आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंशियल पेमेंट आपको करना पड़ेगा सर, ये सीक्वेंस में करना पड़ेगा। अब उसके बाद कुछ और चीजें इन्होंने लिखी है सर, जैसे अगर आपने कोई फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर रखा था, फ्लोटिंग चार्ज जो अपन ने आईपीसीसी में पढ़ा था सर, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, अगर आपने कोई करंट असेट के अगेंस्ट अगर आपने कोई फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर रखा है तो फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर इन लोगों की प्रायोरिटी आ जाएगी। मतलब सर 327 में जो पेमेंट है ना, दैट विल बी बिफोर फ्लोटिंग चार्ज का कंप्लायंस, सो द डेट एन्यूमरेटेड इन दिस सेक्शन विल हैव प्रायोरिटी ओवर द क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर अंडर एनी फ्लोटिंग चार्ज। अगर आपने किसी डिबेंचर होल्डर के अगेंस्ट के पास फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है तो उससे पहले 327 का पेमेंट होगा। सर ये आपको लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर कोई हॉलिडे रेम्यूनरेशन है, ये भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है दोस्त, आपको इतना घुसना नहीं है, आपको बस सीक्वेंस याद करना है, इसी में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्या है सर, 326 का सीक्वेंस है कि भैया वर्कमैन ड्यूज जो पिछले 2 साल का है, उसके बाद अदर वर्कमैन ड्यूज एंड अनरियलाइज्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है वो पारी पासू रैंक करेंगे। कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप सेकंड रैंकिंग हो गया सर। थर्ड में ये सारे लोग एक साथ आएंगे। सीजीएसजी के ड्यूज 12 महीने के, सैलरी जो पिछले 4 महीने का है, और अक्रूड हॉलिडे रेम्यूनरेशन कॉन्ट्रीब्यूशन 12 महीने का, और डेथ और डिसेबलमेंट पीएफजीएफ, और उसके अलावा सर 213 का और 216 का इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आप क्या करोगे सर, फ्लोटिंग चार्ज किसी अगर डिबेंचर होल्डर के अगेंस्ट हुए हैं तो उसको पे करोगे, और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करोगे। मतलब सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स सबसे लास्ट में आते हैं। अब सर 328 अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। मतलब क्या सर, सुनो, अगर एक कंपनी है ठीक है, एक कंपनी ने अपने किसी क्रेडिटर को या अपने किसी श्योरिटी को या अपने किसी गारंटर को प्रेफरेंस दिया मतलब क्या सर, अगर एक कंपनी को, अगर रिलायंस को पता है कि रिलायंस 3 महीने में वाइंडिंग अप में जाने वाली है या 6 महीने में वाइंडिंग अप में जाने वाली है, और उसने क्या किया, वाइंडिंग अप में जाएगी तो मुकेश अंबानी का नुकसान होगा करके मुकेश अंबानी के फेवर में एक चार्ज क्रिएट कर दिया। मतलब सर आप मुकेश अंबानी को फेवर दे रहे हो। तो इफ अ कंपनी क्रिएट्स अ प्रेफरेंस और क्रिएट्स अ प्रेफरेंस फॉर हिज क्रेडिटर्स, श्योरिटी और एनी गारंटर, एंड सच प्रेफरेंस, उस प्रेफरेंस से क्या हो रहा है सर, उस प्रेफरेंस से हो ये रहा है कि वो जो क्रेडिटर का सिचुएशन है ना, इट इज बिकमिंग बेटर देन व्हाट इट वुड हैव बीन इफ दैट प्रेफरेंस वाज नॉट गिवन। मतलब सर अगर आप उसके फेवर में वो चार्ज क्रिएट कर दिए फेवर में, तो क्या हो गया सर, वो अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। अब आपने अगर वो चार्ज क्रिएट नहीं किया होता तो वो अनसिक्योर्ड होता, तो उसकी पोजीशन बहुत नीचे होती, लेकिन आप सिक्योर्ड हो गया तो उसकी पोजीशन बहुत ऊपर हो गई। मतलब उसको आपने फेवर किया है सर। और अगर ऐसा फेवर किया है ना, कब फेवर किया है सर, आपका वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं सर, वाइंडिंग अप का पेटिशन जब फाइल हुआ है उसके 6 महीने पहले के अंदर किया है ना, तो सर आपका वो फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस कहा जाएगा। मतलब सर अगर यहां पे वाइंडिंग अप का पेटिशन फाइल हुआ है तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर शायद यहां पे कहीं आएगा। 90 दिन का टाइम लिमिट होता है ट्राइब्यूनल के पास, आपको याद है। लेकिन जिस दिन पेटिशन फाइल हुआ है उसके पहले 6 महीने देखेंगे। इस 6 महीने के पीरियड में अगर आपने कोई भी ऐसा प्रेफरेंस दिया है ना, तो दोस्त उसको क्या माना जाएगा, फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस माना जाएगा। दोस्त मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको वाइंडिंग अप का ऑर्डर डेट भी देंगे, पेटिशन का भी डेट
डेट देंगे और जो फ्रॉडलेंस प्रेफरेंस हुआ है उसका भी डेट देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि वो इस दिन से 6 महीने पहले है, तो आपका वो पीरियड के बाहर जा रहा होगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे डेट ऑफ वाइंडिंग अप नहीं है, डेट ऑफ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप है। उसके पहले 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने किसी क्रेडिटर श्योरिटी या गारंटर को प्रेफरेंस दिया है और प्रेफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन बेटर हो गई एज कंपेयर टू व्हाट इट वुड हैव बीन इफ नो प्रेफरेंस वाज गिवन, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल बी कंसीडर्ड एज फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। और जब फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस होगा ना सर, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ट्राइब्यूनल ऑर्डर करके रिस्टोर कर देगा पोजीशन। रिस्टोर मतलब सर वो मानेगा कि ऐसा जो आपने चार्ज क्रिएट किया था ना, वो चार्ज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था और वो रिस्टोर कर देगा। सर दूसरा पॉइंट लिखा है, अगर ट्राइब्यूनल ये सेटिस्फाई हो जाता है कि प्रेफरेंस में क्या किया है आपने कोई प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, भले वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, या फिर आपने कोई गुड्स डिलीवर किया या फिर पेमेंट किया है या कोई एग्जीक्यूशन किया है, विद इन 6 months बिफोर वाइंडिंग अप एप्लीकेशन, ट्राइब्यूनल विल डिक्लेयर सच ट्रांजैक्शन इनवैलिड एंड रीस्टोर द प्रोविजन पोजीशन, वो इनवैलिड डिक्लेयर करेगा और पोजीशन रिस्टोर करेगा। सर मेरे साथ प्लीज याद कर ले दोस्त, एग्जाम में उठ करके एग्जाम आ जाएगा फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस पे। सर क्या कहता है, अगर ट्राइब्यूनल ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस में आपने क्या किया है, यू हैव ईदर ट्रांसफर्ड अ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और डिलीवर्ड एनी गुड्स और यू हैव मेड एनी पेमेंट्स और एग्जीक्यूशन विद इन 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन के पहले लिखा है सर, वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं लिखा है। देन द ट्राइब्यूनल में डू 2 थिंग्स, पहला तो वो क्या करेगा, उस ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर देगा और पोजीशन को रिस्टोर कर देगा। क्या करेगा सर, वॉइड डिक्लेयर कर देगा और पोजीशन को रिस्टोर कर देगा। सर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसी का ये रेफरेंस लिया है मैंने। क्वेश्चन में क्या था सर, समझो, अगर ना आप किसी को प्रेफरेंस दे रहे हो लेकिन आपका कोई भी ऑनेस्टी, आपका फ्रॉड करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, कोई भी डिसऑनेस्टी का एलिमेंट नहीं है ना, तो उसको फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस नहीं मानेंगे। अ ट्रांजैक्शन शैल अमाउंट टू फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस ओनली इफ देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी। सर अगर मैंने मुकेश अंबानी के फेवर में चार्ज इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि मुकेश अंबानी ने बोला अगर तू मेरे को चार्ज क्रिएट करेगा ना, मैं तेरे को और 10 करोड़ का लोन दूंगा जिससे शायद कंपनी रिवाइव हो सकती है। अगर मेरा डिसऑनेस्टी का एलिमेंट ही नहीं था सर, तो फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस नहीं माना जाएगा। देयर हैज टू बी अ मैलिफाइड इंटेंशन टू गिव अनड्यू एडवांटेज, अदरवाइज इट इज नॉट अ फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। मतलब सर अगर आपने प्रेफरेंस दिया किसी बैंक को ताकि वो लोन का लिमिट इंक्रीज करे और ये जो प्रेफरेंस है ना आपने वाइंडिंग अप पिटीशन के कुछ समय पहले ही दिया था, तो उससे वो फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस नहीं होता है सर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। 329 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ट्रांसफर नॉट डन इन गुड फेथ टू बी वॉइड। सर आपको एक चीज तो पता है कि पिटीशन वाइंडिंग अप जब ऑर्डर हो जाता है ना, तो उसके बाद जितने भी ट्रांसफर होते हैं वो सारे वॉइड होते हैं, लेकिन वाइंडिंग अप के पहले के भी ट्रांसफर को हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। मतलब सर जिस दिन वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन फाइल हुआ ना, उसके पहले 12 महीने के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है या कोई भी गुड्स की डिलीवरी हुई है, उसको हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। पर सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स डिलीवर किया था, हाँ तो रहने दे भाई। पर सर जब मैंने गुड्स डिलीवर किया था तो सामने से वैल्यूएबल कंसिडरेशन मिला था, मतलब सामने वाले ने पैसे दिए थे, तो फिर भी रहने दे भाई। पर अगर आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं किया या फिर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के अलावा के बिना नहीं किया, तो वॉइड होगा, नहीं तो वॉइड नहीं होगा। मतलब क्या सर, एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स मेड बाय द कंपनी नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट इन फेवर ऑफ द परचेजर इन गुड फेथ एंड फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इफ मेड विद इन 1 year बिफोर द पिटीशन अंडर सेक्शन 272 शैल बी वॉइड। मतलब सर जिस दिन 272 में पिटीशन फाइल हुआ उसके 12 महीने पहले का पीरियड देखो, इस पीरियड में अगर कोई भी प्रॉपर्टी और अगर गुड्स का डिलीवरी हुआ है तो चेक करो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, नहीं चेक करो क्या गुड फेथ में हुआ है और वैल्यूएबल कंसिडरेशन मिला है, नहीं। अगर दोनों ही नहीं हो गया ना, तो फिर भैया वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब सर ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएगा। 330 आपके सिलेबस में नहीं है सर। 331, जिस पर्सन के अगेंस्ट फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस आपने डिक्लेयर किया है उस पर्सन के क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 332 बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इफेक्ट्स ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस। मतलब सर सुनो, अगर मैंने मेरे करंट असेट पे, मान लो मैंने मेरे स्टॉक्स पे या फिर मैंने मेरे रिसीवेबल्स पे अगर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर रखा है, तो उस चार्ज का क्या स्टेटस होगा जब एक कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। तो सर अगर आपने कोई भी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया था जिस दिन कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हो रहा है, उसके 12 महीने पहले कोई भी फ्लोटिंग चार्ज अगर क्रिएट किया था ना, तो वो फ्लोटिंग चार्ज भी इनवैलिड है। मतलब सर एक बात बताओ, कंपनी अगर आप वाइंडिंग अप में जा रहे हो तो कंपनी आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, और जब पोजीशन अच्छी नहीं है तो फ्लोटिंग चार्ज काहे क्रिएट कर रहे हो भाई। तो तुमको अगर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करना है ना, तो तुमको सॉल्वेंट होना बहुत जरूरी है। सॉल्वेंट मतलब योर असेट्स आर मोर देन लायबिलिटी। बट सर अगर आपकी कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है ना, तो उसके पिछले 12 महीने के अंदर क्रिएट किया हुआ कोई भी फ्लोटिंग चार्ज जो होगा वो इनवैलिड होगा, विल बी इनवैलिड अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द चार्ज वो सॉल्वेंट। मतलब सर अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि कंपनी चार्ज क्रिएट करने के बाद भी सॉल्वेंट थी, सॉल्वेंट मतलब क्या सर, असेट्स आर मोर देन लायबिलिटी, तो भैया आपका चार्ज वैलिड रहेगा, वरना इनवैलिड हो जाएगा। व्हाट विल नॉट बी वैलिड सर, अगर आपने बैंक से लोन लिया था और लोन के अगेंस्ट में आपने अपने
करंट एसेट का फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया था, और सर जो लोन आपने लिया था ना वो 10 लाख रुपए का लिया था, तो सर आपने जो लोन लिया था उसके अगेंस्ट जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है ना वो वैलिड रहेगा, और जो लोन पे इंटरेस्ट भी देने वाले हो ना 5% तक का वो भी वैलिड रहेगा, क्योंकि सर जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। तो सर अगर मान लो मेरे करंट एसेट थे, मैंने बोला 25 लाख तक के करंट एसेट का मैं चार्ज क्रिएट कर रहा हूं, बैंक से लोन ले रहे हो आप 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए जो लोन लिया ना उसके अगेंस्ट जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया वो वैलिड रहेगा, और जो 10 लाख रुपए के लोन पे इंटरेस्ट भी है ना उस पे भी फ्लोटिंग चार्ज वैलिड रहेगा, उसके अलावा इनवैलिड हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनी कैश पेड टू द कंपनी इन कंसिडरेशन फॉर द चार्ज टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट एट अ रेट ऑफ 5% और सच अदर रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर क्या लिखा है, जो भी उस चार्ज के बेसिस पे आपको अमाउंट मिला है एज अ कंसिडरेशन फॉर द चार्ज, वो चार्ज क्रिएट करने का कंसिडरेशन है वो, तो वो वैलिड रहेगा। सर समझो, इफ यू गेव लोन टू अ कंपनी लुक अगेंस्ट द फ्लोटिंग चार्ज ऑन द रिसीवेबल ऑफ द कंपनी, द चार्ज शैल बी वैलिड एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट द मनी यू पेड एंड यू विल बी पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। सर ये अभी के लिए छोड़ दो, आप बस इतना समझ लो, कोई भी फ्लोटिंग चार्ज अगर वाइंडिंग आपके पहले एक साल में अगर क्रिएट किया है, एक साल में लिखा है कि 12 महीने, यहाँ 12 महीने लिखा है, ऊपर एक साल लिखा है, भगवान ओ भाई मुझे मारो, सर ऊपर इन्होंने यहाँ पे एक साल लिखा था, यहाँ इन्होंने 12 महीने लिखा है, ठीक है। अगर वाइंडिंग आपके पहले 12 महीने में आप कभी भी अगर सर देखो सिर्फ फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस में 6 महीने लिखा था, उसके हर जगह उसके अलावा अभी तक तो हर जगह 12 महीने लिखा है। 12 महीने पहले अगर आप क्या करते हो, अगर आप कोई भी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करते हो तो वो इनवैलिड हो जाएगा एक्सेप्ट वेयर इट इज प्रूव दैट वन ईयर इट वाज सॉल्वेंट। सेकंड, जो आपको कैश पे करना है, जो कैश अगर आपको बदले में कंसिडरेशन में मिला है तो वो कैश और 5% इंटरेस्ट वो दोनों वैलिड होगा। सर 333 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 333 के बाद आई थिंक 335 एक है, जो 335 एक है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आई थिंक उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा, टेंशन मत लो। चलो सर, हाँ 333 कर लेते, सुनो सर 333 क्या है, डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो ओनरस है, ओनरस मतलब क्या सर, उसको बेचने से जितने पैसे आएंगे नहीं, उसको बेचने में उतने पैसे लग जाएंगे, मतलब सर आपके फायदे का प्रॉपर्टी नहीं है, आपका उससे नुकसान होने वाला है। ओनरस प्रॉपर्टी क्या क्या होता है सर, वेयर एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इफ इट इज अ लैंड ऑफ एनी टेन्योर बर्डन विद ओनरस कोवेनेंट्स। सर कोई भी लैंड है कोई भी टेन्योर का, उसमें कोई ओनरस कोवेनेंट्स है, मतलब उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई ऐसी चीजें लिखी है जो आपके फेवर में नहीं है, या फिर कोई शेयर है या फिर स्टॉक से किसी कंपनी में, या फिर कोई भी और प्रॉपर्टी है जो सेलेबल नहीं है या फिर रेडिली सेलेबल नहीं है, कॉज द पोजेसर देयरऑफ इज बाउंड टू ईदर परफॉर्म एनी ओनरस एक्ट और द पेमेंट ऑफ एनी मनी। मतलब अगर आपको सेल करना है तो उसके लिए आपको कोई एक्ट करना पड़ेगा जो ओनरस एक्ट है, या फिर आपको कोई मनी पे करना पड़ेगा, या फिर सर कोई अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब 4 तरह के एसेट्स कवर्ड है सर, पहला लैंड, शेयर्स और स्टॉक, एनी प्रॉपर्टी, अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या है सर, लैंड ऑफ एनी टेन्योर विद एन ओनरस कोवेनेंट्स, लैंड में क्या है कोवेनेंट। दूसरा शेयर्स और स्टॉक ऑफ कंपनी। थर्ड, any other property which is not sellable or readily sellable because the possessor has to do what, he has to perform an onerous activity or pay any money, and fourth any unprofitable contract। ये 4 चीजें अगर है ना सर तो उसको कहते हैं onerous property। अगर ये onerous property है ना तो क्या करेगा, लिक्विडेटर हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, मैं इसको मानूंगा ही नहीं। लेकिन सर हाथ किसके सामने खड़े करेगा, जाके उसको ट्राइब्यूनल और आरओसी के सामने खड़ा करना पड़ेगा। द सीएल में विद द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल, आपको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय राइटिंग साइंड बाय हिम एट एनी टाइम विदिन 12 मंथ्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। जब आपका वाइंडिंग अप शुरू हुआ ना उसके 12 महीने के अंदर अंदर पता लगा ले भाई कौन सा प्रॉपर्टी ओनरस है, और उसके बाद तू क्या करेगा, तू उसको डिस्क्लेम कर सकता है। डिस्क्लेम मतलब मैं मानूंगा ही नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये नाजायज प्रॉपर्टी है, इसको मैं मानता ही नहीं हूं। अब दोस्त सुनो, डिस्क्लेम एनी ओनरस प्रॉपर्टी मतलब क्या, आप उसको मानते ही नहीं हो। पर सर कोई आकर के बोलेगा अरे आप कैसे डिस्क्लेम कर रहे हो, आपने तो इस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की थी, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ आई हैव एंडेवर्ड टू सेल और आई हैव टेकन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एक्सरसाइज्ड एनी एक्ट ऑफ ओनरशिप, इट डजंट मैटर। इवन इफ द लिक्विडेटर हैज ट्राइड टू सेल इट और ही हैज ट्राइड टू टेक द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी और ही हैज एक्सरसाइज्ड एज इफ ही हैज ओनरशिप, इट डजंट मैटर, ही कैन डिस्क्लेम विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप विद द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल। लेकिन सर पर अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी था सर जिसके बारे में कंपनी लिक्विडेटर को पता ही नहीं था, तो वो कैसे जाएगा 12 महीने के अंदर। तो लॉ कहता है अगर वाइंडिंग अप के शुरू होने के 1 महीने के अंदर अंदर अगर तुमको उस प्रॉपर्टी का पता नहीं चलता है ना, तो जब भी पता चलेगा ना उसके 12 महीने के अंदर अंदर तुम जाकर के डिस्क्लेम कर सकते हो। किसके पास जाकर के सर, ट्राइब्यूनल के पास। सर 4 चीजें जो ओनरस प्रॉपर्टी में आता है, लैंड, स्टॉक्स, एनी अदर प्रॉपर्टी, अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 4 चीजें आप वाइंडिंग अप के 12 महीने के अंदर डिस्क्लेम कर सकते हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने सेल करने की कोशिश की, पोजीशन करने की कोशिश की, या फिर आपने ओनरशिप है ऐसा दिखाया। लेकिन सर अगर आपको प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं था, इफ यू वर अनअवेयर, देन जब भी आपको पता चले उसके 1 महीने, उसके 12 महीने के अंदर चले जाना। पर सर अगर आपको वाइंडिंग अप के 1 महीने के अंदर अंदर पता चल गया ना, तो वो 12 महीने की लिमिट जो है वो 12 महीने की लिमिट वाइंडिंग अप के डेट से ही रहेगी। ठीक है सर,
अब जो डिस्क्लेमर आप प्रॉपर्टी का करते हो ना, उससे राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ एनी अदर पर्सन विल नॉट बी इंपैक्टेड। अब सर सुनो, दो केस है जहां पे एक ही केस है जहां पे आप ना डिस्क्लेम नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट सर, कहां पे आप डिस्क्लेम नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को। अगर मान लो उस प्रॉपर्टी के ओनर ने आपको आकर के एप्लीकेशन दिया था कि भाई कंपनी लिक्विडेटर, अगर तू इस प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम करना चाहता है ना तो मेरे को अभी से बता दे, और सर उस एप्लीकेशन को कंपनी लिक्विडेटर ने 28 डेज के अंदर अंदर रिवर्ट नहीं किया और उसको बताया नहीं कि भाई हाँ मेरा इंटेंशन है डिस्क्लेम करने का, तो फिर वो नहीं डिस्क्लेम कर सकता सर। एन एप्लीकेशन इन राइटिंग हैज बीन मेड टू हिम बाय एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, जिसकी भी इंटरेस्ट है उसने एप्लीकेशन दिया रिक्वायरिंग हिम टू डिसाइड वेदर और नॉट ही विल डिस्क्लेम। उसने बोला भाई तो अभी डिसाइड कर कि तू डिस्क्लेम करेगा नहीं करेगा, एंड द कंपनी लिक्विडेटर हैज नॉट विद इन 28 days after the receipt of the application given a notice to the applicant that he intends to apply to the tribunal for disclaimer। सर अगर वो 28 दिन के अंदर ये रिप्लाई नहीं करता कि हाँ भैया मैं ट्रिब्यूनल के पास जाके डिस्क्लेमर के लिए लीव मांगना चाहता हूं, एंड इन केस द प्रॉपर्टी इज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इफ द कंपनी लिक्विडेटर डज नॉट विद इन द सेट पीरियड डिस्क्लेम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सर उसने लिख तो दिया कि भैया हाँ मैं डिस्क्लेम कर दूंगा, लेकिन जितने पीरियड में लिखा है उतने में डिस्क्लेम नहीं किया, तो ही शैल बी डीम्ड टू हैव अडॉप्टेड इट, फिर वो डिस्क्लेम नहीं कर सकता सर। टेल मी वन सिचुएशन वेयर द कंपनी लिक्विडेटर कैन नॉट डिस्क्लेम अ प्रॉपर्टी। द वन सिचुएशन इज दैट अगर उसका एप्लीकेशन आया था उस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्टेड उस पर्सन से, और उसको बोला गया था भाई तू डिसाइड कर ले, और उसने 28 दिन के अंदर या तो डिसाइड नहीं किया, या फिर उसने डिसाइड करने के बाद जितने दिन के अंदर डिस्क्लेम करूंगा बोला था उसने डिस्क्लेम नहीं किया, तो इन दैट केस बॉस यू हैव लॉस्ट योर राइट एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू डू व्हाट, यू विल नॉट बी अलाउड टू डिस्क्लेम सच प्रॉपर्टी। सर बस ये छोड़ दो। सर ये सब आपके लिए कोई कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। अब रुक जाओ, आपको मैं पढ़ा देता हूं। हाँ सर, ये देखो एक लास्ट पॉइंट देख लो सर, यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट लिखा है भाई, जिस भी इंसान का आप डिस्क्लेम कर दोगे ना प्रॉपर्टी, जिस भी इंसान का प्रॉपर्टी डिस्क्लेम कर दोगे, उस इंसान का क्या होगा जिसका आपने प्रॉपर्टी डिस्क्लेम कर दिया, तो लॉ कहता है भैया आप ना वो जो बंदा जिसका प्रॉपर्टी डिस्क्लेम किया उसको एज अ क्रेडिटर ट्रीट करोगे और आपके सीक्वेंस में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में उसको पेमेंट कर दोगे। ठीक है सर ये सारी चीजें ऑनेस्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले बहुत जल्दी से, अगर भी बनेंगे ना इट इज नॉट वर्थ रीडिंग। मैं आपको दो सेक्शन और पढ़ाने वाला हूं, एक है सेक्शन एक सेकेंड 344 क्या है दोस्त, 344 कहता है कि भैया देखो जब आपकी कंपनी लिक्विडेशन में होती है ना तो आपको हर जगह ये बताना पड़ेगा कि भैया लग गए, हमारी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और हम लिक्विडेशन में जा रहे हैं, आपको हर जगह बताना पड़ेगा जहां भी एक कंपनी वाइंडिंग अप में है। एवरी इनवॉइस, ऑर्डर फॉर गुड्स, परचेज ऑर्डर, बिजनेस लेटर और एवरी डॉक्यूमेंट विल शो दैट द कंपनी देयर इज दैट द विल issued by on behalf of the company, a company liquidator, receiver or manager shall contain a statement that the company is being wound up। और अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो आपको फाइन लगेगा सर मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक, अगर आप सिर्फ ये नहीं बताते हो कि भैया कंपनी लिक्विडेशन में है। सर एक लास्ट सेक्शन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सुनो सर, लिक्विडेटर जो है ना, कंपनी लिक्विडेटर वो एक्सटर्नल पर्सन है, मतलब अगर मेरे को बोला गया रिलायंस को लिक्विडेट करो तो मैंने रिलायंस के सारे एसेट्स बेच के सारे लाइबिलिटी पे करना है। अब क्या होता है सर, सारे लाइबिलिटीज पे हो नहीं पाते हैं, किसी को मैं पैसे देना चाह रहा हूं लेकिन उसका एड्रेस नहीं है, डिटेल नहीं है, वो पैसे ले नहीं रहा है, मैं उसको चेक भेज रहा हूं वो चेक क्लेम नहीं कर रहा है, तो अगर ऐसे कुछ पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं ना तो मेरे को, तो मैं जिंदगी भर तो लिक्विडेशन कर नहीं सकता, तो लॉ कहता है उस पैसे को उठाओ और उस पैसे को एक अकाउंट में डाल दो, जिस अकाउंट का नाम क्या होगा, कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट अकाउंट, कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट अकाउंट। इस अकाउंट में आपको क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को जमा करना पड़ेगा। तो लॉ कहता है सर वेयर द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ है सर, एंड द लिक्विडेटर हैज एनी मनी व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग एनी डिविडेंड पेबल टू द क्रेडिटर अनपेड फॉर 6 months आफ्टर द डेट ऑन व्हिच इट वाज डिक्लेयर्ड, और एनी असेट रिफंडेबल, अगर आपको कोई असेट रिफंड करना था वो भी अनपेड है फॉर 6 months, तो ये जो पैसे है ना इसको फोर्थविथ जमा कर देना किस अकाउंट में, एक क्लॉडे अकाउंट में। और सर ये तो डिसोल्यूशन के पहले हो गया, और सर डिसोल्यूशन के बाद आपके पास कोई भी पैसा है ना जो डिविडेंड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट को रिप्रेजेंट करता है तो उसको सबको जमा कर देना कहां पे, वो कंपनी लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट अकाउंट में आप डिपॉजिट कर देना। अब सर जब आप वो पैसों को जमा कर रहे हो ना उस अकाउंट में, तो आपको एक रसीद मिलेगा कि भैया आपने ये पैसे जमा किए, जैसे ही आपको वो रसीद मिल जाएगा ना वो आपका डिस्चार्ज नोटिस हो जाएगा कि भैया हाँ तुमने पैसे जमा कर दिए, तुम्हारी लाइबिलिटी वहां खत्म हो गई। अब सर आपको एक काम करना पड़ेगा, आरओसी के पास चले जाओ
जाओ और आरओसी को आपको एक रजिस्टर, आपको डिटेल देना पड़ेगा कि भैया देख मैंने इतने पैसे जमा करा दिए, जो इतने पैसे है ना वो इन लोगों से रिलेटेड थे, इन लोगों का जो भी मेरे पास लास्ट डिटेल है वो मैं आपको दे दूंगा, और आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी जो भी आपको लगता है रेलेवेंट है। अब सर ये मैं यहाँ पे लिखा है कि आपको एक रिसीट मिलेगा और रिसीट से आपका इफेक्चुअल डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब आपकी कोई और लाइबिलिटी नहीं है। ये पॉइंट छोड़ दो सर। अब सुनो, अगर मैंने पैसे जमा कर दिए अकाउंट में, एक क्रेडिटर शो करके उठा और वो बोले मेरे को पैसे चाहिए, तो वो जाएगा आरओसी के पास, क्योंकि अभी मेरे को नहीं पता भाई, मैं तो डिस्चार्ज हो गया हूं, आरओसी के पास स्टेटमेंट है, वो आरओसी के पास जाएगा और आरओसी को बोलेगा आरओसी मेरे को पैसे चाहिए। अगर आरओसी को लगता है वैलिड क्लेम है तो आरओसी विल हैव टू ईदर पे और रिजेक्ट द क्लेम विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच, विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट। अब सर ऐसा नहीं है कि वो CLDAUU अकाउंट जो है, कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट अकाउंट जो है, वहां पे जिंदगी भर पैसे नहीं पड़े रहेंगे, वो पैसे भी वहां पे 15 साल के लिए पड़े रहेंगे, और 15 साल खत्म हो जाने के बाद ना वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जनरल रेवेन्यू अकाउंट में। ये जनरल रेवेन्यू अकाउंट होगा दोस्त, यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखा है, ये जनरल रेवेन्यू अकाउंट होगा। अब जनरल रेवेन्यू अकाउंट में जब पैसा चला जाएगा ना, उसके बाद आपको अगर पैसे मांगने हैं वापस से 15 साल बाद भी क्लेम करना है, तो भी आप आरओसी के पास आ सकते हो, वापस आरओसी वेरीफाई करेगा और आपको 60 डेज के अंदर इधर पे कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। दोस्त अगर आप इस अकाउंट में जो CLDAU अकाउंट में आपको पैसे जमा करने, वो पैसे जमा करने में आप डिफॉल्ट करते हो ना, तो बहुत प्रॉब्लम होंगे। पहला आपको 12% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा, उसके अलावा कोई भी अगर हमारा नुकसान हुआ है तो वो आपको बेयर करना पड़ेगा, और सर ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर भी कर सकता है कि तो तुम्हारा जो रेम्यूनरेशन है ना वो डिसअलाउ हो जाएगा और आपको ऑफिस से भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब बहुत भारी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सर, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी एक्सपेंसेस अगर कुछ हो रहे हैं एक्स्ट्रा तो वो बेयर करने पड़ेंगे। एंड सर जहां ट्राइब्यूनल वो आपका रेम्यूनरेशन भी लौटाने बोल सकता है और आपको रिमूव भी कर सकता है, रेम्यूनरेशन भी मना कर देगा और रिमूव भी कर देगा। दोस्त इसके अलावा इस चैप्टर में कसम से कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, इतना आपको पढ़ना बहुत जरूरी था। अपन ने लगभग 1 घंटे में वाइंडिंग अप खत्म कर लिया, एंड दैट इज इट। You don't need to do more than it. Be confident if you're not. Just go through the winding up के जितने भी मैंने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन डाले, फटाफट क्वेश्चन देख लो, आपके सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। आधे से ज्यादा तो 326 और 327 में ही सॉल्व हो जाएंगे दोस्त। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट बी वरीड, बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको नहीं जम रहे तो एक बार और जितना मैंने पढ़ा है फटाफट आधा घंटा लगेगा, समरी नोट से पढ़ लो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज click on the like button and do share on your thoughts how you like the video in the comment, and I'll see you in the next video. Bye bye, have a good day.